नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों को लेके वहीं उपचुनावों को लेके टिकट को लेके गहरे मंथन में डूबी हुई है और 2 टिकट इन्होंने लोकसभा के पहले कर दिए थे, लेकिन 2 ही टिकट कल रात को इन्होंने घोषित किए हैं। और आनंद शर्मा जो कि एक राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है, चाहे बात विदेश नीति की हो, चाहे अर्थनीति की हो और कांग्रेस के पास ये एक धुरंधर चेहरा है राष्ट्रीय स्तर का। हिमाचल प्रदेश के शिमला से संबंध रखते हैं, इनको उतारा गया है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ये 42 वर्ष से दूर है। 1982 में उन्होंने शिमला में विधायक का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। राज्यसभा के सदस्य बार-बार चुने जाते रहे और केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी लंबे समय तक इन्होंने मंच सँभाला। लेकिन अब उनको किसने चुनावी राजनीति में उतारा? आखिर क्या ऐसा आ गया कि क्योंकि वहाँ से रघुवीर सिंह बाली ने इनकार कर दिया कि मैं पहली बार विधायक चुना गया हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। वहीं पे इसीलिए बीच में आनंद शर्मा का नाम आ गया। हालाँकि आशा कुमारी एक प्रबल दावेदार थी, लेकिन उनके पत्ते राज्य के ही नेताओं ने काट दिए। और क्यों काटे गए उनके पत्ते जबकि राष्ट्रीय राजनीति में भी आशा कुमारी का नाम था, प्रदेश की राजनीति में भी था। उनके पीछे कई कारण रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज्य का शीर्ष नेतृत्व अभी भी 3 उपचुनावों को लेके टिकटों को फाइनल करने नहीं कर पाया है क्योंकि हाईकमान के सर्वे कुछ और कह रहे हैं, इनकी राय कुछ और कह रही है, जो मेल नहीं खा रही है। ज़ाहिर है कि 1-2 दिन, 3 दिन अभी इन चीज़ों को लग सकते हैं। तो अनंत शर्मा के लिए किसने चुनावी ज़मीन तैयार की, आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं शैलेंद्र जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, विजयपाल सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उदयवीर पठानिया जी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर जी, ये आनंद शर्मा की ज़मीन आखिरकार आखिरी दाँव जो था, आखिरी समय में किसने तैयार कर दी और आनंद शर्मा कितने प्रभावी रहेंगे? क्योंकि कांगड़ा और चंबा पार्लियामेंट उनके लिए थोड़ा नया होगा। शिमला में तो उनका राजनीतिक गढ़ रहा है, रूट्स रही हैं उनकी, चाहे वो युवा कांग्रेस की राजनीति थी, चाहे एनएसयूआई की राजनीति थी, यहाँ से उन्होंने शुरू की। लेकिन वहाँ पे ये कितने सफल रहेंगे और कैंडिडेचर क्या सोचकर कांग्रेस पार्टी ने दिया है इनका? डॉक्टर साहब, आनंद शर्मा का जो चेहरा सामने आया ये लास्ट वाले 2 दिन में आया, क्योंकि पहले हाईकमांड ने भी इन्हें ठीक-ठाक भगा के रखा और जो हिमाचल से नाम जा रहे थे, उनके ऊपर या तो कोई खुद मना कर दे रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा या कुछ ऐसा-वैसा। तो लास्ट वाले आवर्स में परसों रात को एकदम से जब इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई, तो वहां पर आनंद शर्मा का नाम सामने आया। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और आनंद शर्मा, इन दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत पुरानी रही है और जिस दौर में खुद आनंद शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से टकराया करते थे, तो उसी दौर में अगर आनंद शर्मा दिल्ली दरबार में टकराते थे, तो जो शिमला का दरबार था, वहां पर उनके सेनापति की भूमिका में देखा जाए, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी। और सुक्खू का जो पॉलिटिकल करियर आज तक रहा है, चाहे संगठन के अंदर बीइंग यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, एनएसयूआई अध्यक्ष या फिर पेरेंटल कांग्रेस अध्यक्ष, उसमें आनंद शर्मा का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। और जितना प्रयास सुखविंदर सिंह सुक्खू को पिछले 30-35 सालों में साइड लाइन लगाकर रखने का हुआ था, उसमें तमाम जो पावर बैकअप थे, वो इस गुट को, जिसमें विद्या स्टोक्स भी शामिल थी, जिसमें तमाम जो वीरभद्र सिंह के विरोधी थे, वहां पर जो एक पॉलिटिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो कहीं न कहीं आनंद शर्मा का जो ऑक्सीजन प्लांट था पॉलिटिकल, वहां से सप्लाई होती रही थी। अब मेरे को लगता है कि शायद कुछ ऐसी ही वजह रही कि अचानक से 12th आवर पर आनंद शर्मा को आगे किया गया। अब दूसरी बात आ गई कि ये कहां तक बड़ी हैरानगी हो रही है इनकी पॉलिटिकल सोच पर कि बड़ा हल्का आंका जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आनंद शर्मा को किसी भी तरीके से हल्का नहीं आंका जा सकता। उसकी वजह है
क्योंकि उनका जो एक करियर रहा है उस पर एक ही बात आती है, जिस तरह से आपने कहा कि जो एक चुनावी राजनीति होती है उससे वो दूर रहे थे, उन्होंने संगठन या फिर बाया राज्यसभा की ही राजनीति की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो डेवलपमेंटल जो वर्क्स होते हैं उनके लिए, जो एक पॉलिटिकल थॉट होती है उसके लिए आनंद शर्मा मैचलेस रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात जहां पर भाजपा इतरा रही है, और मैं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पिछले शाम से अब तक जो बीजेपी की सबसे चर्चित उम्मीदवार थी कंगना रनौत, वो भी अब कहीं न कहीं हाशिए पर जाती हुई दिख रही हैं और फ्रंट फुट पर आगे है आनंद शर्मा। बीजेपी का कहना है या फिर एक आम आदमी का भी कहना है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी भी यही कहता है कि आनंद शर्मा हैं कौन? लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी ने पिछले 12 घंटों में टिकट अनाउंस होने के बाद इतनी ज्यादा ब्रांडिंग सोशल मीडिया के जरिए कर दी है कि पूरी की पूरी फौज बाकी चीजें छोड़कर आनंद शर्मा के पीछे हो ली है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि 12 घंटों में ही आनंद शर्मा का जो नाम है, वो खासकर भाजपा के नेता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एक-एक जगह पर पहुँचा दिया है कि आनंद शर्मा कौन है। और उसके हालाँकि उसके बीच में नेगेटिव बातें चल रही हैं आनंद शर्मा के लिए, लेकिन यहाँ पर एक पहलू और भी है जहाँ वो मैं दुरुस्ती करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, दुरुस्ती तो नहीं, कि जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू के ही जो चहेते हैं कई जगह पे, वो थ्रू सोशल मीडिया आनंद शर्मा जी, को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब आ जाती है बात की होगा क्या कांगड़ा के अंदर? अभी तक जो भाजपा के कैंडिडेट डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं, उनका भी पॉलिटिकल करियर आज तक जो है वो चुनावी नहीं रहा है, वो संगठन के खिलाड़ी रहे। जी। और इसी लिहाज से ये दोनों एक पलड़े में तो बराबर हो जाते हैं, राजीव भारद्वाज भी और आनंद शर्मा भी, कि इन्हें जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसका इनको कोई अता पता नहीं है कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। लेकिन अगर हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल की जो तमाम लीडरशिप है और खास करके कांगड़ा चंबा की, अब वो फंस गए हैं कि उन्हें जैसे भी हो उन्हें आनंद शर्मा की मदद करनी पड़ेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि ये नए हैं या पुराने हैं, इनका वजूद है या नहीं है, क्योंकि ये सच है कि लोकसभा के चुनाव में जो स्थानीय लीडर्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और आज की डेट में कांगड़ा में कांग्रेस का अच्छा कब्जा है, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो जी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगी, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने हाल ही में डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ पंगा लिया। अब हिमाचल का कोई कांग्रेसी ये नहीं उम्मीद कर सकता कि कोई उनकी केंद्र जो हाई कमांड है वहां पर मदद करेगा। अब अगर मान लीजिए ये यही खेल यहाँ पे दोबारा होता है, अगर जिस तरह से सिंघवी के साथ हुआ, तो आनंद शर्मा भी कम से कम इतने हैं कि अगर उन्हें नहीं जीने दिया गया, तो इन लोगों को भी बिल्कुल, वो बिल्कुल। दिल्ली वो की दिल्ली सियासत में दिल्ली जीने जाके नहीं दिल्ली के दम पे देंगे, कहीं कुछ करेंगे। बिल्कुल। दिल्ली नहीं जीने देंगे, ये पक्की बात है, बिल्कुल, डॉक्टर साहब। लेकिन लेकिन आशा कुमारी का टिकट क्यों काटा गया? जबकि वो भी एक सशक्त उम्मीदवार थी, महिला उम्मीदवार थी और उनका भी एक नाम है। उनको किसने काट लगा दी? वही बात आ गई। अगर आशा कुमारी की बात करें तो वो एक ऐसी सियासत की खिलाड़ी रही हैं, जिन्हें अगर उड़ान भरने के लिए पंख दिए गए तो उन्होंने वो पंख भी खुद ही काटे थे। आपको याद होगा कि जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो आशा कुमारी भी उसी गवर्नमेंट का हिस्सा थी, लेकिन चंबा की रानी साहिबा ने शिमला के जो राजा साहब थे उनकी कैबिनेट में काम करने से इनकार कर दिया और वो कैबिनेट में हिस्सेदार नहीं बनी थी। वहां से कुछ ऐसी शुरुआतें हुई जिससे कहीं न कहीं आशा कुमारी खुद बैकफुट पर चलती चली गईं और फिर बाद में चुनाव भी हार गईं, और जिस वजह से इनका नाम आता है कि ये पंजाब की प्रभारी भी रही थी, दिल्ली में भी बहुत कुछ ऐसा था। तो जब ये पंजाब की प्रभारी थीं, तो उस दौरान भी बहुत सारी जो रिपोर्ट्स थीं, जो एंटी आशा कुमारी थी, वो हाई कमांड के पास पहुंची थीं। अक्सर ये खबरें जो हैं वो हवा में उस दौर में तैरती रही थी, जब इन्हें हटाया भी गया था और जब बनाया भी गया था। तो एक तरह से ये कहा जाए कि आशा कुमारी कोई बहुत हैवी वेट रही हैं, नो डाउट उनका कद रहा है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं वो डलहौजी तक सीमित होकर रह गई थी इन चुनावों के बाद से।
तो जब दायरे की बात आती है तो एक उनका महिला होना ही एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और कांग्रेस की कद्दावर नेता भी रही हैं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कद में जो कटौती की बात है वो वहां पर हो गई थी। और आप डॉक्टर साहब नोट कर रहे होंगे कि इस बार जो भी टिकट निर्धारण हो रहा है उसमें ना प्रतिभा सिंह का कोई रोल नजर आ रहा है, ना उसमें कोई बाकी कार्यकारी अध्यक्ष, वो तो नाम मात्र के ही कार्यकारी हैं। मुकेश अग्निहोत्री की कहीं कोई इंटरफेरेंस नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि अगर कल को नतीजे सही रहे तो इसके हकदार भी सुक्खू होंगे, और नतीजे अगर कहीं उलटफेर हो गया तो दागदार होने का जो सवाल है वो भी सुक्खू पर खड़ा होगा। जाहिर है सारे टिकट सुक्खू की ही उसमें बांटे जा रहे हैं। विजयपाल जी अनंत शर्मा एक बड़े नाम आपने कांगड़ा में दिया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपके कांग्रेस के अंदर एक चीज मुखर हो रही है, जैसा कि उदय जी ने भी जिक्र किया कि कुछ ऐसे नेता जिनको सुक्खू जी ने पद भी सौंप रखे हैं, चाहे वो सरकार में है चाहे वो संगठन में है, वही कहीं ना कहीं उनको ट्रोल कर रहे हैं, कई चीजें हो रही हैं। और उनका कहना है क्योंकि इसमें आपने ना तो जातीय समीकरण देखे ना क्षेत्रीय समीकरण देखे, क्योंकि वो पार्लियामेंट आनंद जी का है ही नहीं, उनका घर शिमला है, रहते वो दिल्ली में है, पहली बात ये। दूसरा, ब्राह्मण के आगे ब्राह्मण, जबकि वहां पे ओबीसी, राजपूत और गद्दी ये कम्युनिटी ज्यादा है ब्राह्मणों की तुलना में। तो क्या सोचकर आपने उनको चुनाव में उतारा है? जी नमस्कार राजीव जी। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जहां कांग्रेस ने 2 विधायक शिमला संसदीय सीट से और विक्रमादित्य जी को मंडी सीट से उतार कर मजबूत विधायक और ये जाहिर कर दिया है कि वो किसी दबाव में, राजनीतिक दबाव में नहीं है और वो अपने एमएलए को अफोर्ड कर सकते हैं संसदीय चुनाव लड़ने के। वहां अब ये जो 2 टिकट आए हैं, देखिए रायजादा जी का तो पहले दिन से ही कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके बीच जब केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि कोई और मजबूत प्रत्याशी भी तलाशा जाए, रायजादा जी तो है ही है। तो इस दौरान क्योंकि जैसे पिछली बार आपने देखा होगा, राजा वीरभद्र सिंह जी जब नहीं रहे थे तो ऐसे हालातों में प्रतिभा सिंह जी ने चुनाव लड़ने की बीड़ा उठाई थी और उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला और थोड़ी सिंपैथी मिली और थोड़ा प्रतिभा सिंह अपने आप में पूर्व में एमपी रही हैं, तो कांग्रेस ने वो बाई इलेक्शन जीते थे। तो इसी भावना के मद्देनजर हाईकमांड ने ये सोचा, ये किसी स्टेट के लीडर ने नहीं सोचा, क्योंकि स्टेट के लीडर्स आपस में पहले से ही सिंक चले आए हैं। जो भी चर्चा प्रतिभा सिंह जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश जी दिल्ली जाके करते थे, वो पहले बैकड्रॉप में यहाँ चर्चा करते थे कि वहां जाके क्या बात करनी है और एक मत से वहां जाते थे। लेकिन हाईकमांड ने जब हमीरपुर संसदीय सीट पे राजादा जी का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय दीजिए, हम सर्वे कराएंगे और कुछ और मजबूत प्रत्याशी हम तलाशते हैं। तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री महोदय के परिवार पे निगाहें हाईकमांड की गई और यह सोचकर भी गई क्योंकि मुकेश जी का अपना एक उन्ना में एक कद है, वो उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और सिमी जी ने जो यात्रा की वहां से जो मंदिर तक वो गई, उसके साथ जो काफिला जुटा, जो परिवार के प्रति आस्था अग्निहोत्री सॉरी आस्था अग्निहोत्री जी, सिमी जी की बेटी, तो उन्होंने अपनी माता की जो अंतिम इच्छा थी उसके लिए जब वो माता जी के दरबार पैदल यात्रा की, तो उससे एक, जैसे राहुल जी ने राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा की, एक लोगों का लगाव उस परिवार के साथ उमड़ा, इस बात से कोई और लोग उनके साथ पैदल चले। तो हाईकमांड ने उसका संज्ञान लिया और हाईकमांड ने सोचा कि क्यों ना आस्था जी को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनसे भी बात की गई। फिर जब आस्था जी ने अपनी पॉलिटिकल इनेबिलिटी बताई तो मुकेश जी के पे को भी एक विचार उमड़ा। तो जब परिवार ने ये साफ शब्दों में कह दिया कि अभी हम इस मानसिक स्थिति में नहीं हैं और मुकेश जी ने ये उचित समझा कि हम प्रदेश में कांग्रेस को वापस लाने के लिए और बाकी संसदीय के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, लेकिन खुद चुनाव लड़ने के लिए हमारे परिवार से कोई तैयार नहीं है, तो फिर वो जो सुई है वो पुनः रायजादा पीछे चलेगी। तो ऐसा कोई नहीं है, रायजादा जी तो डे 1 से ही हमारे कैंडिडेट थे
और मुकेश जी और सुक्खू जी और प्रतिभा जी ने उनके लिए मन बना लिया था। तो ये हाईकमांड का एक आनंद जी कहाँ आए पिक्चर में? आनंद जी अब मैं कहाँ थे? आनंद जी पे आता हूँ। अब मैं आनंद जी जी पे आता हूँ। आनंद जी की जहां तक बात है, तो भाजपा ने भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री को अगर मंडी के चुनावों में उतारा है, तो क्योंकि उनका हिमाचल से कुछ लेना देना ही नहीं रहा है। जब जब हिमाचल की उनकी उनकी जरूरत पड़ी, चाहे आपदा में पड़ी, चाहे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की पड़ी, तो उन्होंने नानुफर की। और तो उन्होंने भी एक सेलिब्रिटी देखते हुए, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी देखते हुए उनको चुनाव में उतारा है। अब कांग्रेस ने भी ये सोचा कि हमारे पास ब्राह्मण उम्मीदवार के अगेंस्ट अगर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट है, तो किसको उतारा जाए। तो उन्होंने रघुवीर बाली जी पे चर्चा की, उनका नाम आया, राजेश शर्मा जी का नाम आया, जो कि हिमाचल में इस वक्त स्थानीय राजनीति कर रहे हैं। तो रघुवीर बाली जी पे भी काफी मन बन गया था, लेकिन उन्होंने जब अपना खुलेआम पत्र लिखा और अपनी भावनाएं नगरोटा भगवा तक सीमित रखने की बात की, तो ब्राह्मण कैंडिडेट तलाशते तलाशते कांग्रेस ने भी ये सोचा कि क्यों ना हम बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर ये उतार सकते तो राजनीतिक सेलिब्रिटी क्यों ना उतार। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आनंद शर्मा जी एक प्रखर वक्ता, एनएसयूआई के संस्थापक सदस्यों में से, संगठन से उठा चेहरा है, और देश का नेतृत्व उन्होंने विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ऐसे ऐसे जो बड़े मंत्रालय उसमें किया है। और आनंद जी की वाक्पटुता और उन प्रखर वक्ता होने की जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं उनको लोकतंत्र में अपना भाग्य आजमाने के लिए मुझे लगता है कि ये सही समय है। क्योंकि अभी उनकी उम्र भी 71 वर्ष है और वो युवा दिखते हैं, पूरी एनर्जी के साथ दिखते हैं। और इसमें राजीव जी, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि कहीं ना कहीं आनंद जी ने भी ये सोचा होगा कि क्योंकि आदमी जब राजनीतिक इतने उच्च मकाम पे रहा हो, तो वो जरूर चाहता है कि मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं। नहीं, क्योंकि तो हालात ऐसे। विजयपाल जी ये उनकी सोचा नहीं होगा, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि वो नहीं, हिमाचल से मजबूरी इसमें पहले भी देखिए, तीन बार देखिए, राज्यसभा में जा चुके हैं। इस बार आपने उनको राज्यसभा नहीं भेजने की कोशिश नहीं, मैं की, उसी पे आ रहा हूँ, मैं राजीव जी, मैं उसी पे आ को रहा हूँ, लाए। मैं उसी पे आ रहा अगर हूँ। अनंत देखिए, शर्मा जी का कैंडिडेचर होता तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग भी नहीं होती, जो वो कह रहे हैं कि नहीं बाहर नहीं के नहीं कैंडिडेट नहीं, के कारण हमने क्रॉस मैं वोटिंग की। आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ, राज्यसभा जी की बात पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि वो पहले पूर्व में राज्यसभा सदस्य होने के कारण ही मंत्री बने हैं। तो मैं आपकी ही बात पे आ रहा हूँ। जहां तक आनंद शर्मा, आपको ये बात का पता है कि अब वो स्थिति नहीं है राष्ट्र में जहां पे कांग्रेस काफी स्टेटों में राज कर रही है। तो प्रोपोर्शनेटली जो नंबर ऑफ राज्य अपॉर्चुनिटीज हैं, सीट्स हैं, वो भी घटी हैं। और जब ये सीटें घटती हैं, तो हाईकमान पे ये दबाव रहता है कि वो किसको एडजस्ट करे और किसको ना एडजस्ट करे। तो जब कहीं इस घटनाक्रम में, इस दबाव के चलते हाईकमांड इस वक्त इनको एडजस्ट नहीं कर पाया होगा किसी राज्यसभा सीट में, तो उन्होंने उस वक्त भी ये सोचा होगा कि आगामी लोकसभा चुनावों में हम इनको मौका जरूर देंगे। और उधर से देखिए, जी आप किसी को भी जबरदस्ती चुनाव नहीं लड़ा सकते। आपने रघुवीर बाली जी से आग्रह किया, उन्होंने मना कर दिया। मुकेश जी से आग्रह किया, वो तो एक निवेदन था, उनकी पारिवारिक स्थिति हम समझते हैं, तो उन्होंने भी अपनी इनेबिलिटी दिखाई। तो जब आनंद शर्मा जी से ये बात हुई होगी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की या स्टेट के लीडर्स की या खड़गे साहब की या सीनियर लीडर्स की, तो उन्होंने भी इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है, मुझे ऐसा लगता है। और सारी जी जनता भी कांग्रेस पार्टी की यही सोच रही है। तो मुझे जी लगता है कि ये चलिए बहुत सुनहरी मौका है आनंद शर्मा जी के लिए। और चलिए क्योंकि चलिए, जैसे वो कि तो व्यास जी ने नतीजे कहा, तय करेंगे। कांगड़ा में हमारे जी 11 एमएलए विजयी होके आए थे, सुधीर शर्मा जी वो चले गए, वो एक दिगर बात है। अगर 10 एमएलए और 11वीं भी हम कांग्रेस की ही सीट मानेंगे, वो धर्मशाला अभी तक, तो अगर ये लोग जोर लगाएंगे कांगड़ा से, और जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बहुत ही जबरदस्त संबंध आनंद जी के साथ रहे हैं, राजनीतिक रिश्ते, वो भी अपना जी मुख्यमंत्री का पूरा जोर लगाएंगे और सुक्खू स्टेट के जी लोग को लगाएंगे। बिल्ड करने में आनंद और जी दूसरी का तरफ जो बहुत बड़ा राजीव भारद्वाज योगदान जी है, रहा है, बहुत बड़ा हाँ, है, ये और उदय जी दूसरी बता तरफ चुके हैं। जो राजीव बिल्कुल, भारद्वाज जी हैं, चलिए वो भी इससे केवल कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव चलिए बैंक के चलिए, चेयरमैन अभी रहे हैं। और शैलेंद्र जी उनकी को इनिंग समय कांगड़ा देते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चले चेयरमैन की कैसी रही है, ये दुनिया जानती है। तो इसलिए चलिए मुझे चलिए लगता है ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हम बड़े खुश हैं कि हाईकमांड ने हमारे जी इतने बड़े शैलेंद्र दिग्गज जी नेता को हमारा उत्साह शैलेंद्र बढ़ाने जी के लिए प्रदेश से आनंद टिकट दिया। शर्मा जैसा बड़ा चेहरा भाजपा ने उतारा है,
इसलिए उतारा है कि जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला हो और कहीं न कहीं जीत की तरफ भी देखा जाए। ठीक है, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण इन्होंने कहीं न कहीं गौण रखे हैं इस सारे इसमें, लेकिन टिकटों की देरी जो चल रही है कांग्रेस में, वो कहीं न कहीं अब 3 टिकटें अभी भी अटकी पड़ी हैं इनकी। आनंद जी का आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी बाहर से कंगना को लाए हैं। आनंद जी तो ख़ैर हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल के विकास में बतौर मंत्री रहते हुए, राज्यसभा सदस्य रहते हुए योगदान करते आए हैं। शैलेंद्र जी। जहां तक आपने अभी आनंद शर्मा जी की बात की, मेरा मानना यह है जहां उनको टिकट लेट दिया वहां उनकी पराजय भी साथ में टैग कर दी गई है। जैसे आपको अभी याद होगा, आनंद शर्मा जी ने राहुल गांधी जी को जो जाति जनगणना के ऊपर जिस तरीके से उनको अपने पूर्वजों को याद करने के लिए कहा था कि भी 1980 में जो कांग्रेस पार्टी का नारा था, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और 1990 में संसद में राजीव गांधी जी ने कहा था कि भी कांग्रेस पार्टी ये जात पात के जहर से दूर रहना चाहती है और हम लोग ये जात पात की राजनीति नहीं करेंगे। जब से राहुल गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में जाति जनगणना के ऊपर पूरी तरह जोर डाला और हमारे आनंद शर्मा जी ने जो इसमें बयान दिया, अभी बयान की वो मेरा ख्याल शाही भी सूखी नहीं थी और हाई कमान को मालूम है कि भी 1982 में आनंद शर्मा जी ने पहली बार और आखिरी बार दौलत राम चौहान जी के खिलाफ एक चुनाव लड़ा था। वो पहला चुनाव था और वो आखिरी चुनाव था। उसके बाद वो राज्यसभा के चैंपियन के तौर पे उनको माना जाता है। वो चाहते थे हाईकमान कि जिस तरीके से वो हमारे एजेंडे का विरोध कर रहे हैं, वो उनको इस चुनाव में धकेल के उन्होंने कहा है कि भी आप जाइए चुनाव में, चुनाव लड़के देखिए, फिर आपको मालूम होगा कि चुनाव लड़ना और राज्यसभा में जाना कि कितनी भिन्न भिन्न बातें हैं। ये एक तरीके से चुनाव लड़ाया नहीं गया, चुनाव में धकेला गया और जहां उनको धकेला है वहां उनकी साथ में पराजय भी टैग कर दी गई है। और दूसरी तरफ जब आशा कुमारी जी का नाम आ रहा था तो ये कहा जा रहा था कि आशा कुमारी जी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सबसे छोटे जिले से संबंध रखती है, इसलिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। लेकिन बड़ी हास्यप्रद बात है, आनंद शर्मा जी तो उस कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से संबंध दूर दूर तक कहीं संबंध भी नहीं रखते और मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव है ये उनको लड़वाया नहीं गया, उनको इस चुनाव के अंदर धकेला गया। और दूसरी बात, जहां आप रायजादा जी की बात करते हैं, जब पार्टी ने स्वयं मान लिया, मेरे साथी विजय जी भी ये कह रहे थे कि भी हम सशक्त उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। तो जब आप ये सशक्त उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने खुद मान लिया कि रायजादा एक सशक्त उम्मीदवार नहीं है, हमें कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए हम उनको वहां चुनाव में भेज रहे हैं। हिमाचल की जनता पूरी आशा थी उनको कि भी कांग्रेस पार्टी आशा कुमारी के तौर पे एक महिला उम्मीदवार जरूर देगी, क्योंकि ना तो कैबिनेट में कोई महिला है और महिला सशक्तिकरण के इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, तो ये कम से कम एक महिला को जरूर उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन ये सब जानते हैं, ये 1500 की बातें कर करके असली आईना जो है ये महिला सशक्तिकरण का, इन्होंने महिलाओं को आईना दिखाया कि हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और ये मैं मानता हूं, ये जो चुनावों को आप देखेंगे, प्रत्याशियों की लिस्ट देखेंगे, इस लिस्ट में चुनाव जीतना इनका उद्देश्य कम है। इसमें वीरभद्र सिंह जी के गुट को साफ करना ये मुख्य उद्देश्य उनका रहा है और पिछले 1.5 साल में भी यही काम किया है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने। चुनाव जीतना तो वो स्वयं उनकी पार्टी की अध्यक्षा भी मान गई है कि भी चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन जब वो चुनाव नहीं जीत सकते
तो उसके लिए ये वीरभद्र सिंह गुट को साफ करने के लिए आप ये सारे उम्मीदवार देखिए, सिर्फ आप विक्रमादित्य जी को छोड़ के, जिनको कैबिनेट से निकाल के मैदान में उतारा, बाकी जितने तीनों उम्मीदवार हैं वो हमेशा घोर विरोधी रहे हैं वीरभद्र सिंह जी। लेकिन शैलेंद्र जी, ये अगर हल्के कैंडिडेट हैं, जीत नहीं पाएंगे, तो भाजपा इतनी आक्रामक क्यों होगी? आनंद शर्मा का जैसे कल जिक्र हुआ और उसके बाद आपने वीरभद्र सिंह जी का एक सुधीर शर्मा के साथ बैठ के वो कह रहे हैं कि वो एक वार्ड का चुनाव नहीं लड़ सके, जो पुराना वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल करना आपके लोगों ने शुरू कर दिया। वहीं पे आनंद शर्मा जी ने आपके सोलन में ही बोला था, पिछले साल जब चुनाव थे उस समय, कि 1500 रुपए एक पार्टी कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कहां से देगी मुझे तो नहीं है पता। ठीक है, आप आनंद शर्मा को अभी से ही आप डिफेंसिव हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो बड़े कैंडिडेट हैं, और मंडी में भी आपकी हालत सेम है। डॉक्टर साहब, जी, भारतीय जनता पार्टी कोई छोटा चुनाव हो, कोई बड़ा चुनाव हो, इवन कोई प्रधान का चुनाव हो, उसके पूरे मन से चुनाव लड़ती है। ये इनकी कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। और हम आज की डेट में चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, हम चुनाव की लीड को बढ़ाने के लिए, अपनी चुनाव की लीड को बढ़ाने के लिए किशन कपूर जी सबसे ज्यादा पिछले 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीते थे। और इस बार कांगड़ा की जीत किशन कपूर जी की जीत से बड़ी जीत होगी, क्योंकि कांगड़ा की जनता जानती है कि जब आप हमारे कांगड़ा के किसी प्रत्याशी को टिकट ही नहीं दे सके, जिन्होंने कभी कांगड़ा की जिले की कभी पैरवी तक की, जब आप लीड उनको सिर्फ टिकट ही नहीं दे लोकसभा सके, चुनावों में बढ़ाई जाएगी, विधानसभा चुनावों में तो आप 23% नीचे आए हैं। पिछले लोकसभा चुनावों की तुलना में विधानसभा चुनावों में कहाँ उठ जाती है आपकी लीड? डॉक्टर साहब, विधानसभा के चुनावों में जब चुनाव होते हैं वो अलग परिप्रेक्ष्य में चुनाव लड़े जाते हैं, और जब पार्लियामेंट का चुनाव होता है, ये जो चुनाव है सारे हिंदुस्तान में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में चुनाव लड़ा जा रहा है, जो इसमें दोनों में इश्यूज अलग अलग इश्यू होते हैं। और आपको मानना पड़ेगा कि भी यदि आप इसकी तुलना करेंगे तो पिछले 10 साल की यूपीए मनमोहन सिंह जी की सरकार के साथ और एनडीए की माननीय मोदी जी की सरकार के साथ आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कहीं भी नजर नहीं आती। आप चाहे उग्रवाद का मामला हो, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, और भ्रष्टाचार के मुकाबले की बात को तो आप छोड़ ही दीजिएगा। मैं इस बात को ये कहता हूं, ये जो चुनाव है ये यूपीए 1 और 2 और जो एनडीए 1 और 2 उसके कंपैरिजन के बीच में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये जो चुनाव है मुख्यतः मोदी जी मतलब और 10 राहुल साल बाद गांधी जी के कंपैरिजन बीच में होगा, चुनाव। 10 साल बाद भी आगे 5 साल के लिए कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी। चलिए, विजयपाल जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? जी देखिए, शैलेंद्र जी ने बोला कि आनंद शर्मा जी राज्यसभा चैंपियन है, तो इनकी पार्टी में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा चैंपियन है। उनको तो जब तिलकराज जी ने बिलासपुर से हराया, ये आनंद शर्मा जी के हारने की चुनाव की बात कर रहे हैं, उसके बाद वो हिमाचल दर्शन पे आ नहीं सके। हम तो सोच रहे थे कि इस बार कहीं नड्डा जी ना मंडी से उतर जाए। कई अफवाहें उड़ी कि नड्डा जी अब हमीरपुर से लड़ रहे हैं, अनुराग जी चंडीगढ़ से उड़ रहे हैं और वो मंडी आएंगे, मंडी से लड़ेंगे, मनाली में उनका घर है। तो राज्यसभा चैंपियन तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आनंद जी तो अपनी बुद्धिजीवी प्रवृत्ति के कारण ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोग उनको सदन में देखना चाहते हैं। और जहां तक राजादा जी की बात रही, देखिए कांग्रेस पार्टी ने टाइम इसलिए लिया क्योंकि वो सशक्त नहीं और भी बेहतर माहौल करना चाहते थे। और मैं इनके जो सुरेश कश्यप जी हैं, सुरेश कश्यप जी को नाकामयाब रहा। सुरेश कश्यप जी की नाकामयाबी जहां से शैलेंद्र जी आते हैं उसका चर्चा तो पूरे शिमला लोकसभा में है। तो मैं तो एक ही आग्रह करूंगा कि अब कैंडिडेट बची है, ये कांग्रेस के कैंडिडेटों का इंतजार कर रहे थे, हमने कैंडिडेट दे दिए, अब मैदान में आइए और हम इनकी तरह 90 दिन का प्रचार नहीं कर सकते, हम तो 30 दिन के प्रचार में इनको करेंगे। धनबल बनाम जनबल है। चलिए, मैं उदय जी के पास आऊंगा। उदय जी, ये कैंडिडेट जो लोकसभा के देरी हुई उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी हाईकमान के पास ये भी रिपोर्टें पहुंची, जो सुना जाता है कि
अब और विधायकों को दांव पे नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सीपीएस वाला मामला अंतिम मोड़ पे आ गया है। उस पे क्या उभर कर आता है, क्या परिस्थिति होती है, और जो 6 उपचुनाव होते हैं उस पे शोर तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस जीतेगी। जाहिर है भाजपा भी बड़ी प्रतिद्वंदी है, कुछ भी हो बिल्कुल। सकता है। तो हाईकमान के कान कहीं न कहीं खड़े हुए, इसलिए चाहे रघुवीर सिंह बाली हैं, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हैं, उनका जो कैंडिडेचर दिया जा रहा था, जो सर्वे में आ रहा था, उस सर्वे को एकदम से पलट दिया गया। हाईकमान को ये पलटना पड़ा, और बड़ा चेहरा लाना था, हमीरपुर में नहीं ढूँढ पाए वो, लेकिन कांगड़ा में उन्होंने ढूँढ दिया। आप इससे कितने सहमत हैं? डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से विधायकों वाली बात करी कि बाकी किसी और के ऊपर दांव नहीं खेला जाएगा, तो सच में ये कांग्रेस की मजबूरी रही है, क्योंकि ताजा जो झटका है वो इतना बड़ा लगा है कि अभी तक कांग्रेस सही मायनों में संभल नहीं पाई है। और अगर कांग्रेस संभल नहीं पाई है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इन बागियों को अभी तक संभाल नहीं पाई है, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। और जब सीपीएस वाले मामले में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिन्हें हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो जी। बदलाव की जगह पे हुए उस फैसले के लिए जो अभी अवेटेड है। तो ऐसे में कांग्रेस भले ही पिछड़ी हुई साबित हुई है, लेकिन एक बात तो डॉक्टर साहब मानने वाली है कि बीजेपी कुछ भी खेल खेल रही है, वहां पर हिमाचल की जो बीजेपी है वो भी उसी तरह से जिस तरह से अभी तक कांग्रेस के हालात हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, आप देखेंगे कि कुछ भी बात होती है बीजेपी के अंदर तो सीधा मोदी का चेहरा आगे कर देते हैं कि मोदी साहब है यहाँ पे। और कांग्रेस में फर्क इतना सा है कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आए या कोई भी कैंडिडेट दें, वो जोर लगाना है उसको जीतना है, तब भी उसकी अपनी मेहनत होगी, आम कांग्रेसी की मेहनत होगी। इनके पास कोई चेहरा नहीं है, इनके पास कोई ब्रांड नहीं है कांग्रेस के पास। तो जब ब्रांड की बात आ जा रही है और सारी चीजें यहाँ आमने सामने आ रही हैं, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आज की डेट में अति उत्साह का शिकार तो होती जा रही है, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और कई और बार लोकल ब्रांड भी अच्छे बिक जाते हैं मार्केट में। जी, तो वो चीजें जो हैं वो यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा कांगड़ा वाली आनंद शर्मा वाली सीट पे आता हूँ। जी। हो सकता है कि किसी को बात ही लगे, पर मैं सियासत के लिहाज से बात करूंगा। मंडी में जयराम ठाकुर जी फंस गए, हकीकत है, नहीं निकल पा रहे, सारी चीजें गवाह है इसकी। कांगड़ा में शांता कुमार, जब इनकी डॉक्टर राजीव भारद्वाज की घोषणा हुई थी, तो कांगड़ा में ये शोर मचा था कि शांता कुमार जी की इच्छा की पूर्ति की गई, उनके जो शिष्य थे हाँ, उनको उनके सुर टिकट। भी बदले हैं। अब रोजाना कहीं ना कहीं एक आधा बयान उनका, प्रेस रिलीज जारी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो अगर बीजेपी की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, अगर हम उसको देखें, तो अब जब इतना एक हालांकि ये सियासत से जुड़े लोग आनंद शर्मा को बड़ा लाइट वेट मान रहे हैं, बट अगर आप बीइंग ए पॉलिटिकल थॉट लेकर चलें तो हैवी वेट है वो, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये आमने सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जयराम ठाकुर मंडी से नहीं निकल पाएंगे, बिंदल साहब अपने शिमला में फंस जाएंगे। तो और इंटरनल भी यही है कि बीजेपी के कई नेताओं से बात होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि इनका जो पार्लियामेंट्री का यहाँ पे जो कार्यालय खुला था, जब और वो खुल गया था टिकट फाइनल होने से पहले, तो वहां पर एक बड़ी भीड़ रहती थी, जमावड़ा रहता था, और साथ लगती एक जमीन भी इन्होंने किराए पे ली थी कि पूरी पार्लियामेंट्री से गाड़ियां आएंगी और वहां पे गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह नहीं रहेगी। जैसे ही टिकट डिक्लेयर हुई, वहां पर सारी जो पहले उत्साह दिखता था, सारी चीजें दिखती थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई। अब ना वहां पे गाड़ियां हैं, ना वहां पर भीड़ है। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं आंका जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि लोकसभा लड़ना चाहते थे, या फिर, काफी। है ना जी। तो मतलब कहीं ना कहीं मजबूत कोई भी नहीं है आज की डेट में, ना बीजेपी नजर आ रही है, ना कांग्रेस नजर आ रही है। इंटरनल उसमें जो इनकी आपसी खींचतान है बीजेपी और कांग्रेस की, उनकी वजह से ये सारा माहौल जो वो सामने तो आ रहा है, डॉक्टर साहब। जी, चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि आनंद शर्मा एक बहुत बड़ा चेहरा हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अलावा देश की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी आनंद शर्मा का जो अर्थनीति, चाहे विदेश नीति में उनका डंका बोलता रहा है,
कांग्रेस के पास बहुत बड़ा चेहरा है। अब उनको इसलिए लाया गया कहीं न कहीं कि और विधायकों को इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं झोंकना चाहती थी। वहीं बढ़ा चेहरे देकर वो मुकाबले को कड़ा करना चाहती है, भाजपा को पूरी तरह से कसना चाहती है। आशा कुमारी इसलिए चूक गई कि पंजाब की प्रभारी रहते हुए शायद उनकी कुछ गलतियाँ थी जो हाईकमान को रास नहीं आई। वहीं प्रदेश का नेतृत्व भी कहीं न कहीं उनकी उम्मीदवारी के लिए बाधा बना, क्योंकि उनका वो डलहौजी से हारने का मार्जिन बहुत ज़्यादा था और चंबा के 4 ही विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा पार्लियामेंट में थे। अब शैलेंद्र जी ने, भाजपा प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि आनंद शर्मा चुनाव में उतारे नहीं गए हैं, धकेले गए हैं और जो देरी हुई है, टैग उनके साथ हार का लग गया है। ज़ाहिर है देरी हुई है इन चुनावों में। प्रत्याशी उतारने में देरी हुई है कांग्रेस से। अब देखते हैं कम समय में आनंद शर्मा क्या करते हैं और वहीं जो 3 टिकट अभी तक भी उपचुनावों के लटके हैं और कितनी दिन तक वो लटके रहेंगे। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।